सर जिन दोनों के दरमियान बन रही हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, हाँ तो जी, उन दोनों को हम टाइटल देंगे कि उसमें ये हो रही है कि पूरे एक को ही एक दफा sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन दोनों के दरमियान हुई है। आप इस तरह करेंगे कि हर एटम के बारे में बताएंगे। अगर आपने बताना है तो इनके ऊपर नंबरिंग लगा लें, इसके ये कार्बन नंबर 1 है, जी। ये कार्बन नंबर 2 है, ठीक है ना, इसको 1 कहेंगे, ये कार्बन 1 है और ये कार्बन 2 है। 2। जी सर। इसको आप इस ऑक्सीजन को 3 कह लें और इस ऑक्सीजन को आप 4 कह लें। इस तरह चारों एटम आपने लेबल कर दिए। अब आप बताएंगे कि कार्बन नंबर 1 जो है ये sp2 है, ऑक्सीजन नंबर 4 जो है ये sp2 है, ऑक्सीजन नंबर जी। 3 जो है ये sp3 है, कार्बन नंबर जी 2 जो है ये sp3 है। इस तरीके हर से एटम का बताएंगे। सेपरेट बताएं। हर एटम का सेपरेट बताना है, जी सर। ओके। क्योंकि बॉन्ड जो है ना वो अलग अलग बनाता है ना हर एटम, इसलिए हर एटम की अलग अलग ही होती है हाइब्रिडाइजेशन। जी कोई कंफ्यूजन और हो तो बताइए शाह भाई, ये बहुत सिंपल है, बहुत ये बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं इसमें। अब इसका फायदा क्या है, इसके ये जो हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ रहे हैं इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि इससे हमें एक तो मॉलिक्यूलों की ज्योमेट्री का पता चलता है कि मॉलिक्यूल जो है वो एक प्लेन में सारे एटम या वो मुख्तलिफ प्लेनों में है। दूसरा है इसकी जो पोलैरिटी है बॉन्ड की, उसका पता चलता है, ठीक है ना। जब पोलैरिटी पता चल जाती है तो हमें ये पता चल जाता है कि ये मॉलिक्यूल जो है ये किसी सॉल्वेंट में सॉल्युबल है या सॉल्युबल नहीं है। और उसके अलावा दो मॉलिक्यूलों के दरमियान कोई कशिश होगी या कशिश नहीं होगी, ठीक है ना। अब अगर आपसे मैं ये सवाल करूं कि एक मैं यहाँ पे ना एक इसका इसकी एप्लीकेशन का मैं सवाल करता हूँ, अभी ये हम कहाँ पे इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे। अब ये जो मॉलिक्यूल है ये आपने बताना ये है कि ये कौन से फैब्रिक के लिए ये सूटेबल है। तो कॉटन के लिए ये सूटेबल है या पॉलिएस्टर के लिए सूटेबल है। आपने देखा ना सारी उम्र कपड़ों को डाई करना है, प्रिंट करना है, इनको फिनिश करना है और इनकी जो यानी बायर जो है जो प्रॉपर्टीज आपको बताया कि इस फैब्रिक में फलां फलां प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, तो आपने वो प्रॉपर्टीज उसमें प्रोड्यूस करनी है। फर्ज करें कि आपसे बाय जो आपका है वो आपको कहता है कि ये कपड़ा मुझे ऐसा बना के दो कि इस पे मैं हाथ लगाऊं तो हाथ जो है ऐसा स्लिप हो जाए जैसे सिल्क होता है, इस तरह की कॉटन मुझे चाहिए। या ऐसा ऐसा कपड़ा चाहिए जिसके ऊपर अगर मैं पानी डालूं तो वो गीला ना हो। ऐसे ही मुझे इसको रंग लगा के दें जो मतलब कि जैसा मर्जी उसको धो लें उससे रंग उतरे ना, और धूप में रख लें तो उसका रंग खराब ना हो, ये प्रॉपर्टीज उसको चाहिए। अब वहां पे क्या करेंगे आप? अब ये मॉलिक्यूल है, ये डाई है, आप बताएं कि ये हमने जो अभी पढ़ लिया है ना उतना काफी है ये साबित करने के लिए कि यानी ये अंदाजा लगाने के लिए कि ये डाई उसके लिए सूटेबल है या नहीं है। फिर आप ये इसको मॉलिक्यूल को देखकर फैसला कर सकते हैं कि ये पानी में सॉल्युबल होगा या सॉल्युबल नहीं होगा। तो ये है आउटकम, ये जो अभी आपने ये लेक्चर पढ़ लिया है ना उसकी ये आउटकम है। ये पढ़ने के बाद यू शुड बी एबल टू प्रिडिक्ट दी प्रॉपर्टीज, इनकी प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट करना चाहिए आपको। सही है। वाटर सॉल्युबल होगा और ये एक मजबूत डाई होगी जो कपड़े पे अच्छी तरह स्टिक हो जाएगी, क्योंकि सर बेंजीन कंपाउंड ऑलरेडी बहुत रिजिड होता है। नहीं नहीं, बेंजीन रिजिड की बात नहीं है, सर रिजिड की ये बात नहीं है सॉलोबल इसमें। नहीं होगा। अब गौर से सुने, मैं यहाँ कुछ बातें आपसे बताता हूँ जो आपने अभी हम पढ़ चुके हैं, कल या परसों हमने पढ़ी हैं, उनके उनके रेफरेंस से मैं बात करूंगा। हमने पढ़ा है कि कुछ बॉन्ड जो हैं वो पोलर होते हैं और कुछ बॉन्ड नॉन पोलर होते हैं, ठीक है जी। तो अब मैं यहाँ पे ना जो बॉन्ड नॉन पोलर हैं वो मैं अभी पॉइंट आउट करता हूँ आपको, जो बॉन्ड यहाँ पर नॉन पोलर हैं। अब देखें ये वाला बॉन्ड नॉन पोलर है, ये बॉन्ड जो है ये नॉन पोलर है,
इस तरह ये बॉन्ड नॉन पोलर है, ये वाला बॉन्ड जो है ये नॉन पोलर है। इस तरह ये सारे बॉन्ड ये बेंजीन के नॉन पोलर हैं, ये बॉन्ड नॉन पोलर है। ये वाला सारे बॉन्ड, इसमें 6 बॉन्ड हैं इसके अंदर, सारे के सारे नॉन पोलर हैं। ये बॉन्ड इसमें नॉन पोलर है। यहाँ पर इस मॉलिक्यूल में इस तरफ ये बॉन्ड ये नॉन पोलर है। अब आप देखें, ये मैं यहाँ पे अब पोलर बॉन्ड की को पॉइंट आउट करूंगा। ये बॉन्ड पोलर है, ये वाला बॉन्ड जो है ये पोलर है, ये OH का बॉन्ड पोलर है, ये C और O का बॉन्ड जो है ये पोलर है। और इसके अलावा यहाँ पे C और O का बॉन्ड जो है, यहाँ पे 2 बॉन्ड है, C और O का बॉन्ड भी पोलर है। इसका यहाँ पे इस C और इस O का बॉन्ड भी पोलर है। ये C डबल बॉन्ड O जो है ये पोलर है। इसका ये C और Cl का बॉन्ड ये पोलर है। तो ये जो ग्रीन मैंने बॉन्ड शो किए हैं ये पोलर हैं, और ये वाला N और H का बॉन्ड भी पोलर है। ये वाला ये भी पोलर है, और ये भी बॉन्ड पोलर है। अब आप मुझे बताएं कि ये जो मैंने ग्रीन बॉन्ड मैंने सर्कल किए हैं, इनकी पोलैरिटी की समझ आई कि नहीं आई? तो बॉन्ड की पोलर होगा या नॉन पोलर होगा, इसका फैसला करने के लिए कल हमने एक डायग्राम पढ़ी थी, मैं वो दोबारा आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये स्लाइड नजर आई जी? यस सर। जी सर। ये है इंपॉर्टेंट स्लाइड जो कल हमने पढ़ी थी कि दोनों एटमों की आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे। पहली बात तो यह है कि बॉन्ड के पोलर होने का फैसला करने के लिए ये बात जरूरी है कि दोनों एटम डिफरेंट हों। बॉन्ड बनाने वाले जो दोनों एटम हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। अगर सेम एटम है तो फिर बॉन्ड नॉन पोलर होगा, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होगी। ठीक है जी। अगर बॉन्ड कार्बन और कार्बन के दरमियान है, दोनों सेम एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, बॉन्ड नॉन पोलर होगा। अब आप यहां देखें कि ये आपको हिस्सा नजर आ रहा है, ये 0 से 0.3 तक। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क 0 हो या 0.3 से कम हो तो बॉन्ड जो है वो कोवेलेंट होगा, बट नॉन पोलर होगा, पोलैरिटी नहीं होगी। नॉन पोलर का मतलब ये है कि उसके एक एंड पर पार्शियल नेगेटिव और दूसरे एंड पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क जो है वो इस एरिया में हो 0.3 से 1.7 तक, यानी 1.7 से कम हो और 0.3 से ज्यादा हो, फिर बॉन्ड जो है वो कोवेलेंट होगा और पोलर होगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अगर दो एटमों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क 1.7 से ज्यादा होगा तो बॉन्ड आयनिक होगा। बात समझ गए जी? जी सर। अब मैं वापस चलता हूँ। ये चीज ध्यान में बिठा लें, का फैसला करना हो कि बॉन्ड वो पोलर है या नॉन पोलर है या वो आयनिक है, तो ये सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क आप उसमें देख लें। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में दी होती हैं, नेट पे भी पड़ी हुई हैं, बुक्स में दी होती हैं, वहाँ पे आप वो देख सकते हैं। तो वो फर्क आप देख लें, तो उस फर्क के लिहाज से आप फैसला कर लें कि बॉन्ड पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। बहरहाल ये आमतौर पे अगर दो एटम डिफरेंट हैं तो वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है। अब मैं वहाँ चलता हूँ जो पहले डायग्राम हम देख रहे थे। तो ये ग्रीन सर्कल नजर आ रहे हैं ना सबको? ग्रीन सर्कल जो है ये कौन से बॉन्ड शो कर रहे हैं? पोलर बॉन्ड, क्योंकि ये दो मुख्तलिफ एटमों के दरमियान है। तो अब आप यहाँ पे ये देखें कि नॉन पोलर बॉन्ड कितने हैं और पोलर बॉन्ड कितने हैं। मतलब वैसे जनरली ज्यादा बॉन्ड कौन से हैं, पोलर हैं या ज्यादा नॉन पोलर हैं? नॉन पोलर सर। बिल्कुल ज्यादा नॉन पोलर है।
यस सर। है ना। तो मेजॉरिटी जो है वो इसमें नॉन पोलर पार्ट की है, इसलिए यानी पोलर बॉन्ड होने के बावजूद ये जो मॉलिक्यूल है ये एज ए होल जो है ये नॉन पोलर होगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो ओके मॉलिक्यूल सर। आपको मैंने दिखाया है ये डाई नहीं है, ये पिगमेंट है। सर एक बेंजीन रिंग में कितने नॉन पोलर होंगे बॉन्ड? पहले ये इसको खत्म कर लें फिर बताता हूँ मैं। ये पिगमेंट और डाई के दरमियान फर्क पता है आपको? नो सर। बोलो, मैंने लिखे हैं पिगमेंट और डाई, कलर्ड जी कंपाउंड। सर। ये जी दोनों सर। कंपाउंड कलर्ड, पिगमेंट भी कलर्ड होते हैं और डाई भी कलर्ड होती है, कपड़ों को दोनों लगते हैं। लेकिन पिगमेंट वो कलर्ड कंपाउंड होते हैं जो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, और डाई ऐसा कलर्ड कंपाउंड है जो वाटर में सॉल्युबल है। सर ये एक बार दोबारा रिपीट कर देना। ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, रिपीट करने की बजाय मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखें ये ले जी। पिगमेंट जो है ये वाटर में इनसॉल्युबल है, डाई जो है ये वाटर में सॉल्युबल है। तो पहले तो आपने ये फैसला करना होता है कि मॉलिक्यूल जो है वो पिगमेंट है या डाई है। तो इसका फैसला करने के लिए आप मॉलिक्यूलों के जो बॉन्ड्स हैं वो देखें, कितने उसमें पोलर हैं, कितने उसमें नॉन पोलर हैं। अगर पोलर पार्ट जो है वो ज़्यादा है तो फिर वो मॉलिक्यूल जो है वो कलर्ड मॉलिक्यूल डाई होगा, वो पानी में सॉल्युबल होगा और वो सॉल्युबल होकर कपड़े पे अटैच होगा। तो अगर वो मॉलिक्यूल इनसॉल्युबल है, कलर्ड मॉलिक्यूल है लेकिन पानी में इनसॉल्युबल है, तो वो पिगमेंट कहलाएगा। और पिगमेंट भी कपड़ों पे अप्लाई होते हैं। अगर पानी में इनसॉल्युबल है तो कपड़े पे अप्लाई कैसे फिर होगा, है वो इनसॉल्युबल, अटैच कैसे होगा कपड़े के साथ? पर किसी और सॉल्वेंट के साथ मिलके या नहीं? नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ एडहेसिव वगैरह यूज करके। हाँ शाबाश, बिल्कुल, उसमें एडेसिव यूज होते हैं, उनको हम रेजन्स कहते हैं। और पिगमेंट को हम पानी के अंदर इतना ग्राइंड करते हैं, इतना ग्राइंड करते हैं कि वो बारीक बारीक नैनो साइज के वो पार्टिकल बन जाते हैं, और साथ हम उसमें रेजन डालते हैं। तो फिर वो उसके बाद वो कपड़े पे अप्लाई होता है। और पिगमेंट जो है ये प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, डाई जो है ये डाइंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। जो यूनिफॉर्म कलर होता है ना कपड़े का, यूनिफॉर्म रंग होता है, तो वो कपड़ा डाई होता है वो। सर ये थोड़ा सा रिपीट कर देंगे? मैं करता हूँ ये मैंने कपड़े का पीस रखा है, ये जो एक जैसा रंग है, यूनिफॉर्म रंग है ये। माइक क्या बंद हो रहा है? तो ये मैंने दो कपड़े यहाँ पे मैंने लगा दिए हैं, आपको नजर आ रहे हैं? यस सर आ रहे हैं। जी सर आ रहे हैं। जी सर। तो ये ऊपर वाला जो है ये यूनिफॉर्म डाइंग है, ठीक है ना, ये डाई से होगा ये। जी सर। और ये जो प्रिंटिंग है ये पिगमेंट से होती है। यस सर। तो जितनी भी प्रिंटिंग होती है जिसमें आप कोई डिजाइन बनाते हैं कपड़े के ऊपर, ये सारी पिगमेंट से होती है। और उसमें जितने कलर होते हैं, फर्स्ट करें 4 कलर हैं, 5 कलर हैं, तो उतनी दफा प्रिंटिंग होती है, उतने ही रंग जो हैं वो यानी बारी बारी एक तरतीब के साथ लगते हैं। तो अब आपको कुछ समझ आ गई होगी। अब मैं एक और मालिक्यूल आपको बताता हूँ, आपने फिर बताना होगा कि वो मालिक्यूल जो है वो पिगमेंट है या वो है। तो ये मालिक्यूल मैंने लिख दिया जी। अब आपने बताना है कि ये डाई है या ये पिगमेंट है। सर ये सर पिगमेंट है सर, पिगमेंट। शाबाश, ये पिगमेंट है, बिल्कुल सही कहा आपने, ये पिगमेंट है और इसका नाम है ये पैरा रेड। ये आप अभी नेट पे लेके देख लें, इट इज नोन एज पैरा रेड पिगमेंट। सर डाई के बाद पिगमेंट अप्लाई होता है? और नहीं यार, जिस कपड़े पे पिगमेंट अप्लाई होना है उसमें तो बाजार उसके डाई क्यों करना है उसको भी? जिसको डाई कर लिया है वो उसका रंग हो गया, उसको बाजार भेज दो बेचने के लिए, ठीक है ना। ठीक हो गया। तो जिसके ऊपर प्रिंट होंगे जाहिर है वो पहले ग्रे फैब्रिक होगा, उसके ऊपर प्रिंट होंगे। सर पिगमेंट सिर्फ प्रिंट करने को कहते हैं?
नहीं, प्रिंट सर? करने का मतलब ये होता है कि उस पे आपने कोई कलर शिफ्ट करना है जिससे कोई डिजाइन बनेगा। ठीक है सर। सर इंडस्ट्री में तो हमने नाम सुना पिगमेंट डाइंग का। पिगमेंट डाइंग एक और प्रोसेस है, वो और चीज़ है वो ना, उसमें यूनिफॉर्म अगर आप पिगमेंट अप्लाई करते हैं तो वो पिगमेंट डाइंग हो जाती है। यानी आप पिगमेंट एक ही लगा दें सारे कपड़े के ऊपर और कोई डिजाइन ना बनाए, सारा यूनिफॉर्म बना दें, वो पिगमेंट डाइंग हो जाती है। सर जो 3D प्रिंटिंग होती है उसमें भी पिगमेंट यूज होते हैं। 3D प्रिंटिंग और चीज़ है, वो फैब्रिक पे नहीं होती, वो तो उससे तो मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं, वो अलग टेक्नोलॉजी है। सर जो पिगमेंट होता है वो कपड़े के थोड़े थोड़े हिस्से पे अप्लाई किया जाता है कि पूरे कपड़े पे कर देते हैं? मैं इसकी ना आपको एक दिखाता हूँ एक चीज़ ना, फिर आपको समझ आ जाएगी। एक्सक्यूज मी सर, जो आपने पहले मॉलिक्यूल लिखा था उसका नेम क्या है? मैं अभी आपको ये दिखाता हूँ प्रिंटिंग का ना। तो ये प्रिंटिंग हो रही है जी, ये डिजाइन प्रिंट हो रहे हैं और पीछे से सफेद कपड़ा आ रहा है। सर हम और ये कपड़ा जो है जब इन ये जो आपको स्क्रीन नजर आ रही हैं इनमें से जब नीचे गुजरता है तो फिर ये प्रिंटिंग हो रही है यहाँ पर। स्क्रीन के अंदर पिगमेंट है कि दूसरे? भाई वो रोल्स के अंदर पिगमेंट है मेरे ख्याल। वही मैं पूछ रहा हूँ, पिगमेंट ही है ना? ये पिगमेंट जो है ना ये तो स्क्रीनों से बाहर आ रहे हैं, स्क्रीन के अंदर फिल किए होते हैं। सर ये तो रोलर प्रिंटिंग है ना इंडस्ट्री में? हाँ, तो ये रोलर रोलर प्रिंटिंग प्रिंटिंग। बिल्कुल बिल्कुल, ये रोलर प्रिंटिंग है, शाबाश। जी सर। ये इंडस्ट्री में ऐसी प्रिंटिंग होती है, रोलर प्रिंटिंग ही होती है। बात स्क्रीन प्रिंटिंग भी होती है और वो मैनुअल भी होती है और मशीनों के जरिए भी होती है, टेबल प्रिंटिंग होती है। ये सारे पिगमेंट्स लगते हैं यहाँ पे ना। जी जी सर। ये जो पीछे स्क्रीन आपको नजर आ रही है, डिजाइन इसके अंदर बने हुए हैं और साइडों पे इसके रिजर्वायर पड़े होते हैं, वहां से इंग्रेविंग कहते हैं आई थिंक। जी सर। सर ये रोलर के ऊपर डिजाइन मतलब ये होता है? ये जो स्क्रीन है ना इसके ऊपर बने होते हैं डिजाइन सारे ना, इसमें यानी कुछ सुराख बंद किए होते हैं, कुछ सुराख जो है वो ओपन होते हैं। तो वो इंक जो है यानी जो प्रिंटिंग स्पेस जो है वो वहां से बाहर आती है। जिस तरह आप मोर नहीं लगाते कागज के ऊपर, आपने मोर लगाते हैं, ये मोरें लग रही हैं बस। ठीक है जी सर, इसमें रंग डाला होता है, बस इसमें से सुराख होते हैं, डिजाइन बना होता है, वही सुराख में से जो इंक जाती है। ये डिफरेंट लगे होते हैं सर, 8 से 10 लगे होते हैं। तो ये सारी जो है ना, इसमें जो पीछे रीजनिंग है ना, वो सारी यही जो हमने 3 पढ़ ली है ना, ये जो 3 लेक्चर हमारे हो गए हैं आज, तो उन्हीं से सारा ये हम इसमें रीजनिंग देते हैं कि कोई किस कपड़े के लिए कौन सी डाई सूटेबल है, कौन सा रेजन सूटेबल है, जिसकी आपने बात की थी अभी एडेसिव वगैरह जो है। तो उन सारे का सारा जो है उनकी रीजनिंग सारी इसी बॉन्डिंग वाले चैप्टर में है। अगर आपको ये समझ आ जाए तो आप ये सारी चीज़ें जो है अच्छी तरह खुद फैसला कर सकते हैं कि कौन से फैब्रिक के लिए कौन सा मॉलिक्यूल सूटेबल है, कौन सी फिनिश सूटेबल है। इसलिए ना मैंने ये चीज़ें इसलिए आज दिखाई हैं आपको कि आपको ज़रा इसकी अहमियत का अंदाज़ा हो जाए कि हम जो पढ़ रहे हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर आपने खूब इसको अच्छी तरह समझना है, गौर करना है, ताकि जब भी आपको इस तरह का मौका मिले तो आप फौरन जो है ना मिनटों में फैसला कर सकें। ओके सर। आपने मैंने जो मैसेज आपको भेजा था ना, उसमें मैंने एक लफ्ज़ लिखा था, शायद आपने उसको फोकस किया या नहीं किया। वो मैंने कहा था कि हमने केमिस्ट्री लर्न करनी है, पढ़नी नहीं है, लर्न करनी है। बेशक सर। और लर्निंग का जो मकसद है वो तब हासिल होता है, या कोई भी जो मकसद है ज़िंदगी का वो तब हासिल होता है जब इंसान उसमें डेडिकेटेड हो और नीयत नेक हो और उसमें बिल्कुल सच्चा हो अपने उस
मकसद के हासिल करने में। तो ये आज हमारा लेक्चर काफ़ी हो गया है। कोई थोड़ा सा आज का हम पढ़ लें ज़रा। मैंने ये कल वाली चीज़ें सारी मैंने रिवाइज की हैं। कल हम लास्ट टाइम ना इस स्लाइड पे थे कल। जी सर यही जी 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 सर। बस इसके बाद एक पॉइंट और रह गया था बताने वाला, वो ये था कि मालिक्यूलों को लिखना कैसे है, रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो उसके लिए कुछ तो हमने ये पढ़ ही लिया है, और कुछ एक चीज़ और बता देता हूँ ताकि वो क्लियर हो जाए, फिर हम आज का ये लेक्चर ख़त्म करते हैं। ये स्लाइड आप देखें, इसके अंदर अच्छा ये कर्सर मेरा नजर आ रहा है सबको बोला? जी सर। जी सर आ रहा है। ये कर्सर ये चलता हुआ नजर आ रहा है ना? तो ये एक तरीका है लिखने का, फार्मूला लिखने का, जिस तरह बेंजीन के लिए लिखते हैं ना C6H6 लिखते हैं। तीसरा ये है C4H10, इसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। इकट्ठा लिखते हैं हम ना, कि इतनी उसमें कार्बन है, इतनी उसमें हाइड्रोजन है, इतनी उसके अंदर जो है वो ऑक्सीजन है। जिस तरह C6H12O6 है, तो ये जो C6H12O6 है ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है ग्लूकोज का। ठीक है जी। तो इस तरह ये जो कंपाउंड है ये C4H10 है, और इसको हम थोड़ा सा खोल के लिखें तो उसकी ये फॉर्म बनती है, जिसमें हमने यानी सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन लिखी हैं, इसमें बांड हमने नहीं लिखे, बांड शो नहीं किए। तो इसे कहते हैं कंडेंस्ड फार्मूला या कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। तो सर कंपाउंड का नाम क्या है? कंपाउंड का नाम ब्यूटेन है, सिंपल ब्यूटेन। 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है। जी सर। तो मैंने एक मिसाल दी है कि इस मिसाल को आप किसी भी कंपाउंड पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना? तो अभी ये वाला जो फार्मूला है, अगर हम इस फॉर्म में लिखें, यानी सारी कार्बन लिखें, सारी हाइड्रोजन लिखें, सारे उनके उसमें बांड भी शो करें, तो ये स्ट्रक्चर बनता है जो नीचे लिखा हुआ है इसके। और अगर इसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन सिंबल लिखने की बजाय हम ये सिर्फ ये इसमें ये बाल शो करें, कार्बन की जगह पे ब्लैक बाल है, हाइड्रोजन की जगह पे वाइट बाल बना हुआ है, तो ये बाल एंड स्टिक मॉडल है जो कल मैंने आपको दिखाया था। अभी आपको फिर दिखा देता हूँ इसको मैं। तो ये मॉलिक्यूल अभी आपको नजर आएगा। पहले भी इस तरह का मॉलिक्यूल शो करवाया। हाँ, पहले उस दिन मैंने ईथेन दिखाई थी, आज ये ब्यूटेन है। हाँ, आज ये 4 कार्बन है, ब्लैक जो बॉल्स हैं ये 4 हैं, बाकी दोनों किनारों के ऊपर CH3 हैं और दरमियान में CH2 हैं 2। तो ये है बॉल एंड स्टिक मॉडल। जी सर। ये देखें, अब हर कार्बन इसमें sp3 है और हर कार्बन टेट्राहेड्रल है। जब भी sp3 स्ट्रक्चर होगा तो इसकी जो शेप है वो टेट्राहेड्रल होती है। यस सर। जी सर। जी सर। अब ये स्लाइड आप देख लीजिए। इस स्लाइड में ये जो मॉलिक्यूल है ये हम बांड बनाकर इसको लिखते हैं, लेकिन आजकल जो ट्रेंड है वो ये है कि ना हम कार्बन को लिखते हैं ना ही हम हाइड्रोजन को लिखते हैं। तो जिस तरह हम बेंजीन को लिखते हैं ना, C6H6, बेंजीन को बना के दिखाता हूँ आपको। ये देखें, इसमें अभी हम बेंजीन बनाते हैं। जब हम इस तरह का स्ट्रक्चर बना दें तो आप समझ जाते हैं कि ये बेंजीन है। इसका तो पता है ना सबको? यस सर। बेंजीन, इस स्ट्रक्चर से आप वाकिफ हैं सब लोग। ठीक है। और इसमें अब ये है कि हमने ना कार्बन लिखी है ना इसमें हमने हाइड्रोजन लिखी है। सिर्फ जो कार्बन एटमों के दरमियान बॉन्ड है ना, सिर्फ वो हमने बनाए हैं। और हम कार्बन और हाइड्रोजन लिखें तो फिर ये स्ट्रक्चर इस तरह का बनता है। अब साथ इसके हाइड्रोजन भी लगेंगी, 6 हाइड्रोजन आएंगी इस तरीके से। तो इस पूरे स्ट्रक्चर की बजाय हमने
ये सिंपल सा जो स्ट्रक्चर है ये हमने लिख लिया, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हम लिख लेते हैं। तो इसमें क्या क्या आपने सपोज किया, सी हटा दी सारी, एच भी हटा दी, तो अब ये अंडरस्टूड है कि हर कोने पर एक कार्बन है, यानी एक कार्बन यहाँ पर है, जहाँ कोना होगा ना वहाँ पे कार्बन होगी। एक कार्बन यहाँ पर है, तीसरी कार्बन यहाँ पर है, चौथी सर ये कार्बन के यहाँ आपने 3-3 बॉन्ड बनाए हैं, 4 नहीं बनाए? वो मैंने एच बना देता हूँ यहाँ पे। नहीं सर, मुझे लगा वैसे नहीं कि सर आगे सर डबल बॉन्ड 3 ही होंगे। डबल बॉन्ड 3 है, ये हाइड्रोजन एक इधर बन गई, ये 6 हाइड्रोजन होगी ना। लेकिन अब ये सारी हाइड्रोजन और कार्बन किसी जगह आपने बुक में बना हुआ नहीं देखा होगा, हमेशा यही स्ट्रक्चर बनाते हैं ये वाला, ठीक है ना। जी सर। तो अब ये इसमें हमने सपोज क्या किया कि सी और एच को तो छोड़ दिया हमने ना, सी एच के बाहर सारे छोड़ दिए, तो बाकी जितने कार्बन के दरमियान बांड है सिर्फ वो लिखते हैं हम। तो कार्बन कहाँ पे होगी, जहां जहां पे कोना है वहां पे कार्बन है। ये 6 कोने हैं, डबल बॉन्ड के साथ 6 कार्बन है। अगर इसी रूल से मैं ये एक स्ट्रक्चर बनाता हूं, आप बताएं ये क्या चीज है। जो रूल बेंजीन वाला है वही रूल ये समझ लें। पेंटेन है सर। हाँ शाबाश, ये पेंटेन है। पेंटेन सर। पेंटेन है ये, हर कोने पर एक एक कार्बन है। देखिए एक कोना ये है, ये CH3 है, ये CH2 है, ये वाला भी CH2 है, दिस इज CH2 एंड दिस इज CH3। तो अब इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन 3 है, ये फैसला कैसे होगा। ये आप यहाँ देखेंगे एक बांड इसका शो हो रहा है और 3 बांड इसके शो नहीं हो रहे, तो 3 हाइड्रोजन होंगे। जितने बांड शो हो रहे हो 4 से कितने कम है उतनी उसमें हाइड्रोजन होगी। इस कार्बन को आप देखें तो इसके अंदर 2 इसके अंदर बांड बने हुए हैं, तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन होंगी, टोटल 4 बांड हो जाएंगे। तो इस तरीके से ना आप बेंजीन वाला जो रूल है वो एलिफेटिक कंपाउंड के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। और नई जो किताबें आ रही हैं उनमें इसी तरीके से लिखा होता है। नई किताबों के अंदर अगर प्रोपेन को लिखना हो, ये ब्यूटेन है, और ये लिखा हो तो ये प्रोपेन है, ठीक है। आप बताएं ये मैंने क्या लिखा जी, व्हाट इज दिस। ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, कार्बोक्साइल ग्रुप। कार्बो एस्टिक हाँ शाबाश, दिस इज एस्टिक एसिड, वेरी गुड, दिस इज एस्टिक एसिड। चलो जी आज का लेक्चर यहाँ तक काफी है। आपको कोई सवाल किसी किस्म का किसी के ज़हन में आए, किसी भी वक्त आए, तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके सर। ओके सर। श्योर सर। यस सर। थैंक यू वेरी मच। अभी आप ये ज़रा कोशिश करें कि 46 हमारे स्टूडेंट हैं क्लास में, तो स्टूडेंट जो है ना वो पूरे नहीं आते क्लास के अंदर ना, तो उनका पता करें कि उनको क्या इश्यूज हैं, ताकि सारे लोग इसमें ज्वाइन किया करें। सर एक ओके सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह ये नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सर। वालेकुम सलाम सर।